shown everything on the Excel sheet, वगैरह वगैरह सारा calculation such that. Yes, so this is the third class of FRA, pension accounting. And while I was going through the notes of the first two classes, I found a technical mistake. ठीक है, please open the first class. तो first class में there was a note. First class में there was a note. The note regarding expected return on plan assets under US GAAP. Expected return on plan assets. Now वो जो expected return on plan assets है उस पर शायद मैंने ऐसा कुछ लिखा दिया कि it is the yield on high grade corporate bonds. ठीक है, investment grade bonds whatever. But that's not true. बिकॉज वो डिस्काउंट रेट के बारे में है. किसके बारे में? डिस्काउंट रेट, जो अपने नेक्स्ट क्लास पे लिखे भी थे. लास्ट क्लास जो सेकंड क्लास था उस पर डिस्काउंट रेट के नोट्स पे मैंने लिखा है, एक बार चेक कर लो पैरेलली. लास्ट क्लास के नोट्स पे डिस्काउंट रेट के बारे में LOSD, चेक LOSD का नोट्स एंड यू विल फाइंड डिस्काउंट रेट के बारे में मैंने डिक्टेट किया है. LOSD, द लास्ट 2 पेजेस ऑफ द लास्ट क्लास का नोट्स. LOSD लास्ट 2 पेजेस, उसके अंदर डिस्काउंट रेट था, फर्स्ट अजम्पशन डिस्काउंट रेट, उस पर मैंने यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स लिखा है ना, करेक्ट? तो वो सही है. दिक्कत क्या हो गया, जो फर्स्ट क्लास पे एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा है, तो फर्स्ट क्लास पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा है उसका लैंग्वेज प्लीज रीड आउट करना. लैंग्वेज this additional input is required only under US GAAP, वो सही जा रहा है, and is taken to be the expected yield on high grade corporate bonds. तो and is taken to be के बाद वाला पोर्शन कैंसिल कर दें. taken to be के बाद वाला, taken to be के बाद वाला, ठीक है ना, उसके बदले आएगा taken to be a conservative estimate, a conservative estimate, a conservative estimate of return on the plan portfolio, conservative estimate of return on the plan portfolio, conservative estimate of return on the plan portfolio based on asset allocation, conservative estimate of return on the plan portfolio based on asset allocation, based on asset allocation. कि प्लान पोर्टफोलियो में अगर 40% इक्विटी है, 30% बॉन्ड है और 30% रियल एस्टेट है तो अलग फोरकास्ट होगा. वो तो एसेट एलोकेशन पर डिपेंडेंट है. बॉन्ड से रिलेटेड क्यों होगा? उसके आगे क्या लिखा हुआ था? IFRS तो टेक्स द डिस्काउंट रेट एज एक्सपेक्टेड है ना, वो तो पता ही है, वो करेक्ट है, ठीक है ना. तो केवल वो मैंने गलत लिखा दिया था, ठीक है ना. ओके, नाउ लास्ट क्लास जो है इट वॉज वेरी नॉलेजेबल फ्रॉम अ हैवी पॉइंट ऑफ व्यू. उस पर सारे के सारे टर्म्स आपको डिस्कस किए, अपने सारे डिस्कस करते गए, मैंने डिक्टेट भी किया. आई हैव गॉन थ्रू द नोट्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना. क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, एनालिटिकल कंसिडरेशंस, एवरीथिंग हैज बीन डिक्टेटेड, करेक्ट. तो एक बार रिकैप कर ले. देखे बिना नोट्स को रिकैप करना है. ओपनिंग PBO से क्लोजिंग PBO, ओपनिंग PBO से क्लोजिंग PBO कैसे आएगा? वी आर ट्राइंग टू रिवाइज विदाउट लुकिंग एट द नोट्स. तो ओपनिंग PBO, add current year service cost, add interest cost, add prior service cost, add actuarial loss less actuarial gain minus benefits paid, ठीक है. तो that is closing PBO, ठीक है. तो I said revise it as many times as possible because every time you revise it takes just 1 minute or even less than that, ठीक है. But the frequency has to be high. फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स का रिकंसिलिएशन तो बहुत ही ईजी था. ओपनिंग फेयर वैल्यू, एड कॉन्ट्रीब्यूशन, एड एक्चुअल रिटर्न लेस बेनिफिट्स पेड इक्वल टू व्हाट? फेयर वैल्यू, करेक्ट. फेयर वैल्यू वर्सेस PBO, दैट गिव्स अस द फंडेड स्टेटस. इफ इट्स अंडर फंडेड, PBO ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, तब तो नेट पेंशन लायबिलिटी इक्वल टू दैट अमाउंट. बट इफ FVA ग्रेटर देन PBO, वी हैव अ नेट पेंशन एसेट इक्वल टू a lower amount subject to the asset ceiling, because if we are overfunded status, we are going to make lower contributions or we are going to withdraw the amount, तो उसका present value is lower than the difference, correct. ये फर्स्ट क्लास में किया गया था, इसका क्वेश्चन भी था. तो funded status in the balance sheet which is being shown is smoothened or actual. बैलेंस शीट पे जो फंडेड स्टेटस दिखाया जा रहा है उस पर कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है या एक्चुअल दिखाया जा रहा है? एक्चुअल. Both US GAAP and IFRS, as far as the balance sheet is concerned, the funded status is not being mingled with, ठीक है. It is a fact, ठीक है.
As far as the income statement is concerned, from level 1 we have the rhythm that IFRS is principle based, US GAAP is rule based. यहाँ पे मेरे को लगता है इस चैप्टर में there's an exception. Why? Because IFRS जो बोल रहा है क्लियर कट बोल रहा है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, दाया बाया नहीं कर रहा है. US GAAP क्या बोल रहा है, ये उधर जाएगा उधर से हौले हौले इधर आएगा. तो अंडरस्टैंड, इफ यू थिंक अबाउट इट, US GAAP यहाँ पे ज़्यादा प्रिंसिपल लगा रहे हैं, IFRS यहाँ क्या लगा रहा है, रूल. मेरे को इस तरह सोचने से मेरा रिटेंशन लेवल खुद का तो बढ़ता है, मैंने देखा है कि व्हेन आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग. US GAAP ज़्यादा स्मूदरिंग पीएल को डर्टी करने में लगा हुआ है, ठीक है. तो IFRS जो है वो ये पार या वो पार सीधा वो बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब जो दो मेन आइटम है, नंबर 1 प्रायर सर्विस कॉस्ट, कि अगर प्लान में चेंज हुआ तो उसके कारण जो लॉस होगा, लॉस, ठीक है, द राइज इन PBO, उसका क्या करना है. IFRS बोल रहा है PL में डेबिट, IFRS बोल रहा है PL में डेबिट. US GAAP बोल रहा है नहीं, वो ले जाएंगे अपने OCI में और PL में amortize ओवर द रिमेनिंग सर्विस लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई. ठीक है. तो US GAAP यहाँ दोगलापंती कर रहे हैं, खराब वर्ड बोलूँ तो, बट इससे याद रह पाए तो ठीक है. और दूसरा जो एक्चुअरियल लॉस या एक्चुअरियल गेन है, IFRS स्ट्रेट वे उसको कहाँ ले जा रहा है, OCI, और उसको कभी लाएगा नहीं यहाँ पे. पर US GAAP उसको वहाँ ले जाके फिर कॉरिडोर अप्रोच के थ्रू उसको PL में डेबिट कर रहा है, ठीक है. तो दीज टू आइटम्स आर द मेन मिंगलिंग. पर एक्चुअरियल लॉस और गेन में केवल लॉस और गेन ड्यू टू चेंज इन एक्चुअरियल अजम्पशन नहीं है, उसमें और एक है क्या, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. Think technically, is this difference between the actual return and the expected return only under IFRS? Sorry, only under US GAAP or also under IFRS? Also under IFRS, because IFRS में भी तो expected return है. What is it? Discount rate. जो अपने नेट इंटरेस्ट कॉस्ट ले रहे हैं IFRS में, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम है ना, एंड इंटरेस्ट इनकम इज डिस्काउंट रेट इनटू बिगिनिंग FV है. तो छुप जाता है और स्टूडेंट को लगता है वहां है नहीं, वहां पे भी तो गड़बड़ हो रहा है. माने IFRS में अगर तुम बोलोगे ना सर क्या IFRS पे जो पेंशन एक्सपेंस दिखाते हैं PL में, क्या वो इकोनॉमिक रियलिटी है? US GAAP के मुकाबले हाँ वो ज़्यादा इकोनॉमिक रियलिटी है, बट वैसे इकोनॉमिक रियलिटी नहीं है. 2 रीजन से. एक तो उसमें भी तो अपने जो रिटर्न लिए प्लान एसेट से, वो तो डिस्काउंट रेट के हिसाब से ले लिए, जबकि एक्चुअल रिटर्न तो कुछ और है, और वो डिफरेंस कॉल्ड क्या नाम था, रीमेजरमेंट, ओके, इज देयर इन द एक्चुअरियल OCI. ठीक है. तो और दूसरा एक्चुअरियल लॉस और गेन कहाँ PL में लिया आपने तो OCI में ले लिया. समझ गया. तो बार बार तुमको समझना पड़ेगा कि मतलब क्या डिफरेंस है. अगर इकोनॉमिक PL अकाउंट बनता है, इकोनॉमिक PL अकाउंट जिसमें पफ टफ होता नहीं है, तो उस केस में PL में डेबिट होना चाहिए था TPPC, फुल फॉर्म टोटल पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट. यू हैव टू स्पेंड टाइम इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी. टोटल पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट या फिर पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट या फिर नेट पेंशन कॉस्ट. ये लोग वर्ड चेंज कर रहे हैं. तो ये पेंशन कॉस्ट सोचते समय स्मूदनिंग नहीं सोचना है. ये पेंशन कॉस्ट सोचते समय सोचना है फैक्ट PL में क्या आना चाहिए. नंबर 1 करंट ईयर सर्विस कॉस्ट, नंबर 2 इंटरेस्ट कॉस्ट, नंबर 3 पास सर्विस कॉस्ट, नंबर 4 एक्चुअरियल लॉस माइनस एक्चुअरियल गेन. ठीक है. तो और क्या था, और तो कुछ नहीं था. हाँ, माइनस एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स, सॉरी, माइनस एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स. सही है. टोटल पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट, इज इट द सेम अंडर IFRS and US GAAP? Yes. But the split up of the total periodic pension cost between the PL account and the OCI is different between IFRS and US GAAP. In US GAAP, PL में आएगा current year service cost plus interest cost plus amortization of past service cost plus amortization of actuarial loss minus amortization of actuarial gain minus expected return on plan assets. ठीक है. तो IFRS पे PL में क्या आएगा, current year service cost plus interest cost प्लस पास सर्विस कॉस्ट, द होल ऑफ इट. ठीक है. इंटरेस्ट कॉस्ट गलती बोल दिया मैं. करंट ईयर सर्विस कॉस्ट प्लस नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, क्या बोला, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम, एंड प्लस पास सर्विस कॉस्ट. ठीक है. तो जब नेट इंटरेस्ट कॉस्ट बोलो तो प्लीज समझो, काश इसको अलग ही लिख देते, प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट इनकम. मेरे को तो लगता है झमेला कम रहता. IFRS पे अगर लर्न करें ना तो मैंने करंट ईयर सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट इनकम, दैट्स बेटर. बिकॉज कम से कम याद तो रहेगा तुमको इंटरेस्ट इनकम डिस्काउंट रेट इनटू FV है. आई होप यू आर गेटिंग इट. करेक्ट है. और यहीं पे अजम्पशन हो गया बिकॉज एक्चुअल रिटर्न नहीं माइनस किए, डिस्काउंट रेट के हिसाब से माइनस हो गया. समझ रहे. करेक्ट है. ठीक है. और TPPC माइनस द अमाउंट डेबिटेड इन PL इज द अमाउंट ऑफ द TPPC दैट गोज इनटू OCI.
हमेशा टीपीपीसी का कौन सा पार्ट ओसीआई में जाएगा? दैट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर, टीपीपीसी माइनस द अमाउंट डेबिटेड इन व्हाट? पीएल। और भूल गया टीपीपीसी का और एक फॉर्मूला था, वो था कंट्रीब्यूशन माइनस डेल्टा फंडेड स्टेटस। फॉर्मूला तो सबको याद रहेगा, लॉजिक याद रहे तो ग्रेट है कि सर टोटल पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट जो है वो तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना कंपनी को, तो लॉजिकली कंट्रीब्यूशन उतना ही होना चाहिए जितना टीपीपीसी है, उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर अगर उससे कमती कंट्रीब्यूशन है तो फंडेड स्टेटस खराब हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो फंडेड स्टेटस सुधर जाएगा। तो अगर अपने कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दे चेंज इन फंडेड स्टेटस तो टीपीपीसी आएगा, बिकॉज टीपीपीसी वाज ईदर प्रोवाइडेड और इट वाज रिफ्लेक्ट डेफर्ड, और इट वाज डेफर्ड बाय वे ऑफ वर्सनिंग और इंप्रूविंग ऑफ फंडेड स्टेटस। आई लाइक दैट लॉजिक, वो जो लॉजिक था ना कि टीपीपीसी वाज ईदर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी और इट वाज डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स के जैसे, बाय वे ऑफ चेंज इन व्हाट? फंडेड स्टेटस। अंडरस्टूड? तो ये सारा डिस्कशन हुआ था। उसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस डेट यूएस गैप में there will be a single line item by the name of reported pension expense in the PL account in the operating section. Which section? Operating. While IFRS allows that the different components of the periodic pension cost for PL account can be segregated with interest, with labor cost and so on. So IFRS वो segregation allow करते हैं. Both US GAAP and IFRS have to report TPPC as a footnote, and both US GAAP and IFRS have to disclose 3 actuarial assumptions. They were discount rate, compensation growth rate and expected return only under US GAAP. ठीक है? तो the effect of these assumptions highly testable, obviously आना ही है। ठीक है? तो मैंने तीनों लिखाया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट बढ़िया करना चाहेगा। बढ़िया मतलब पीबीओ गिराओ, पेंशन कॉस्ट गिराओ, तो डिस्काउंट रेट क्या लेगा? हाई। क्या लेगा? हाई। तो डिस्काउंट रेट से पीबीओ तो गिरेगा ही। डिस्काउंट रेट से पेंशन एक्सपेंस का क्या हाल होगा? नॉर्मली वो भी गिरेगा ही, पर उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट का फाइट है, क्योंकि सर्विस कॉस्ट विल फॉल बट इंटरेस्ट कॉस्ट may rise for mature plan, may rise for mature plan, and in the very extreme situation the rise in the interest cost because of discount rate may offset the fall in service cost, because of which the pension expense may fall. ठीक है ना? करेक्ट? उसके बाद सेकंड था कॉम्पेंसेशन ग्रोथ रेट, यू टेक अ लोअर कॉम्पेंसेशन ग्रोथ रेट और आपका पीबीओ भी कम आएगा और पेंशन कॉस्ट भी क्या आएगा? कम। तीसरा expected return only under US GAAP. If you take a higher expected return, the pension cost will fall, but there will be no effect on what? PBO. And no effect on TPPC. No effect on? Because TPPC uses expected return or actual return? Actual return. ठीक है? Revise it multiple times, believe me. ठीक है? Because there are chapters which are wavered, जो फैला हुआ है. This chapter is to the point. And one of the best chapters in FRA in level 2. ठीक है? Complicated है, but एक बार पकड़ लिया आदमी तो इस पर ज़्यादा झमेला फैलाव नहीं होता ना, टू द पॉइंट माथा में गया। और कुछ कुछ चैप्टर्स जो बहुत फैले हुए ये वो चलते जाएंगे, इनमें एक बार ट्रैक आ गया, इट्स वेरी इजी। ठीक है? वन ऑफ द टॉपिक्स दैट अ पर्सन शुड प्रेफर, काश ये आए पेंशन, रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है? वंस यू आर प्रैक्टिस्ड। अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं अपने, समझ गए? ठीक है। सो एंड क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स डिस्कस किए थे, एनालिटिकल कंसिडरेशन, analyst will analyze the assumptions taken by the management, ठीक है, कि whether they have taken a high discount rate, whether they have taken a lower compensation growth rate, whether they have taken a higher expected return. If they've done that, the quality of earnings is what? Bad. It's not conservative, aggressive. They should carry out a time series analysis and a cross section analysis, comparison with other firms in the same industry. ठीक है? तो also the talk was that the assumption should be consistent. For example, the expected return on plan assets should be consistent with what? Asset allocation. And secondly, the discount rate and the wage growth rate should be consistent with inflation rate. Internal consistency. तो सारा का सारा डिक्टेट हुआ है, करेक्ट? आगे मूव कर रहे हैं, चलो आगे। LOSE What is LOSE? Let's have a look.
बोल रहे एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट हाउ adjusting for items of pension cost and other post-employment benefits that are reported in the notes to the financial statement affect financial statements and ratios. यानी ये और ज़्यादा एनालिटिकल एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं कि पीएल तो बना हुआ है पर तुमको फुटनोट्स भी दिख रहे हैं, तो क्या तुम कुछ एडजस्ट करोगे, और अगर एडजस्ट करोगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा कंपनी के पीएल अकाउंट पे और रेशियोज पे, ठीक है, वो पूछ रही है। तो इन दैट केस डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो एडजस्टमेंट है दैट इज अबाउट से पीबीओ अपना 40,000 है, एफवीए अपना 30,000 है, पीवीओ 40,000 एफवीए 30,000 है, तो बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट में दिख रहा है नेट पेंशन लायबिलिटी कितना? 10,000, ठीक है। तो अगर अपने एक काम करें, पीबीओ 40,000 लायबिलिटी साइड में दिखाएं और 30,000 यहाँ पे एसेट साइड में दिखाएं, तो लायबिलिटी का टोटल क्या होगा? बढ़ेगा। एसेट का टोटल क्या होगा? बढ़ेगा। और एसेट का टोटल बढ़ेगा तो जो रिटर्न ऑन एसेट है वो क्या होगा? गिरेगा। हेलो, हाँ, द रिटर्न ऑन एसेट विल व्हाट? फॉल होगा ना एज कंपेयर टू जो दिखाया जा रहा है। उसके अलावा लायबिलिटी में 40,000 आया कि 10,000 आया? 40,000। तो डेट इक्विटी रेशियो विल व्हाट? राइज। तो रिटर्न ऑन एसेट विल फॉल, डेट इक्विटी रेशियो विल व्हाट? राइज। तो हो गया ना, इफेक्ट ऑन रेशियोज ऑल्सो हो गया। व्हाट वाज डिस्कस्ड कि वी शो नेट पेंशन लायबिलिटी और नेट पेंशन एसेट. Why do we do that? If we show pension liability separate, pension asset separate, the balance sheet total will rise. That's gross reporting. What reporting? Gross. It will result in ROA falling and debt equity ratio, leverage ratio what? Rising. ठीक है? Whether we should do that, there's a second thought, even from an analyst point of view. मतलब analyst का केवल ये थोड़ी होता है कैसे खराब करें, और ये थोड़ी पॉइंट है। पॉइंट है क्या सही है। तो पेंशन एसेट और पेंशन लायबिलिटी तो एक दूसरे के लिए ही है, तो देखा जाए तो नेट दिखाना ही उचित है। बट अगर जो लास्ट वाला चैप्टर्स होगा ना, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वाला पार्ट, उस पर ऐसा आ जाए कि द एनालिस्ट बिलीव्स दैट देयर शुड बी ग्रॉस रिपोर्टिंग इंस्टेड ऑफ नेट रिपोर्टिंग, टेल मी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आरओए। अंडरस्टूड? तो आई एम ट्राइंग टू से आई थिंक नेट रिपोर्टिंग शुड बी देयर and it's correct. But in case the question says that had it been gross reporting, what would have been the effect, you should be able to jump onto the opportunity to write the answer. Correct है? तो first issue settled, gross versus net reporting. Correct? दूसरा assumptions, उसका बात हो ही चुका। किसा अगर लगता है assumptions गलत लिया गया है, डिस्काउंट रेट गलत लिया गया है, तो assumption को चेंज करके क्या इफेक्ट आता आप निकालो, ठीक है। तो और अगर assumptions अग्रेसिव लिया गया है और आप उसको थोड़ा कंजर्वेटिव करोगे, सब चीज खराब होगा। पीबीओ विल राइज, फंडेड स्टेटस विल डिप्रूव एंड एट द सेम टाइम पेंशन एक्सपेंस विल राइज, ऑब्वियस है। तो इसमें करने कैसे बोलेगा वो, अगर करने बोलेगा तो खुद को मेहनत करके देना पड़ेगा। इट विल हैव टू से द डिस्काउंट रेट शुड हैव बीन, क्या बोलते हैं हम, 6% इंस्टेड ऑफ 8%। सो इन दैट केस द पीबीओ वुड हैव बीन इतना, मैंने आई डोंट इमेजिन द मैथ कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। डायरेक्शन इज एनफ। तो आई थिंक एलओएसडी में जो अजम्पशन था वो यहाँ पे डिस्कस एक ही बात है। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप एंड आईएफआरएस। फर्म ए, आईटी कंपनी, यूरोपियन। फर्म बी, आईटी कंपनी, यूएस। आई एम मेकिंग एसेट एलोकेशन, आई नीड टू चूज वन ऑफ द टू कंपनीज, आई एम नॉट एबल टू कंपेयर बिकॉज ऑफ यूएस गैप वर्सेज आईएफआरएस। तो व्हाट डू आई डू? ईदर कन्वर्ट द आईएफआरएस इनटू यूएस गैप और कन्वर्ट द यूएस गैप इनटू आईएफआरएस, करेक्ट? और you do something, do not compare their operating income and net income, compare their comprehensive income. What's the formula for comprehensive income? Net income plus OCI. तो net income plus OCI if you compare, तब तो दोनों का सेम ही है। अरे सेम मतलब अमाउंट सेम नहीं, तब तो ट्रीटमेंट सेम ही है, बिकॉज दोनों में तो टीपीपीसी आ गया। तो इफ यू वांट टू कंपेयर द पीएल का प्रॉफिट और द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हिच आई विल टॉक अबाउट। बट इफ यू do not want to compare that, if you are comparing CI, then there is no adjustment required for US GAAP versus IFRS. Correct? Now, what should we do if we are trying to adjust the PL account? Discuss कर रहे हैं। PL account इस तरह का है, net revenue
50,000 less operating cost 20,000, operating profit 30,000, less interest expense 7,000, add interest income 4,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 27,000, टैक्स एक्सपेंस से 7,000, कंफ्यूजन होगा, से 8,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या 19,000 सपोज, ठीक है ना। So this is the PL account. Now इस PL account में इस 20,000 के अंदर it includes pension expense of 6,000. This 20,000 includes pension expense of 6,000. ठीक है ना? This 6,000 is current service cost 4,500 plus interest cost 2,000 plus amortization of past service cost 1,000 minus expected return कितना होना पड़ेगा 6,000 लाने के लिए 1,500 सही है 4,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 1,500 ठीक है ना। इनफैक्ट बुक का एग्जाम्पल पे जाते बुक में ये नहीं दिया हुआ है सही है बुक का एग्जाम्पल को अध्ययन कर रहे हैं तो 4,500 सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट 2,000 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न व्हाट 500 ठीक है ना। तो 6,000 इस पर डेबिट किया हुआ है तो ये लोग बोल रहे हैं एक काम करो जो 6,000 से प्रॉफिट कम है ना जो 30,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लोअर है बाय 6,000 वो लोअर है बाय 6,000 उसको रिवर्स कर दो 6,000 ऐड बैक कर दो ऐड बैक करके केवल सर्विस कॉस्ट लेस होगा क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट तो केवल सर्विस कॉस्ट आना चाहिए इंटरेस्ट क्यों आना चाहिए इंटरेस्ट तो बाद में आता है ठीक है तो यानी कि यू ऐड बैक द पेंशन एक्सपेंस which was deducted in operating profit and you deduct the service cost you deduct the service cost अब बुक में ऐसे लिखा हुआ है सर्विस कॉस्ट ये नहीं लिखा हुआ है करंट या पास्ट और एग्जाम्पल में भी क्लियर नहीं है मेरे को लगता है लॉजिकली पूरा का पूरा सर्विस कॉस्ट जो है वो क्या होगा लेस अब मेरे को लगता है मैंने बोला क्यों बिकॉज अपने सम्स करेंगे तो और पता चलेगा ठीक है तो साइड स्टफ के लिए उतना टेंशन नहीं ले लॉजिक समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सर्विस कॉस्ट लेस होना चाहिए पर ये लोग तो कुछ और ही एडलेस कर दिए ना तो जो भी कुछ कर रखा है कांड एमोटाइजेशन वो पूरा का पूरा रिवर्स कर दो ठीक है रिवर्स करके केवल सर्विस कॉस्ट क्या होगा लेस इट्स ईजी फॉर यू फर्स्ट जैसे BRS बनाते हैं ऐड करके उसके बाद ये लेस उसके बाद जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 7,000 उस पर 2,000 क्या होगा ऐड और जो इंटरेस्ट इनकम है 4,000 उसमें ये नहीं एक्चुअल रिटर्न कौन सा रिटर्न एक्चुअल रिटर्न सपोज 600 है तो एक्चुअल रिटर्न इसके अंदर 4,000 में क्या हो जाएगा ऐड डिड यू अंडरस्टैंड दैट एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस डिडक्ट सर्विस कॉस्ट यू गेट द एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है तो और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस में एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल टू रिपोर्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट ठीक है और एडजस्टेड interest income is equal to reported interest income plus actual return on plan assets not expected return correct now due to this adjusted PBT is equal to 27,000 minus 500 plus 600 27,000 में expected return मिला हुआ है ना पर आपको तो actual return लेना है
तो 27,000 माइनस 500 प्लस 600 कि 500 का इनकम नहीं सर 600 का इनकम होगा, तो आप वो 100 क्या कर दो, ऐड। करेक्ट? तो दीज आर द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द इनकम स्टेटमेंट, दीज आर द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। मेरे को फिर भी लगता है बुक में भी, कोर में भी लिखा हुआ है, दीज एडजस्टमेंट्स आर इग्नोरिंग एमोटाइजेशन। ना इग्नोरिंग का क्या मतलब है, गॉड नोस कि व्हाट डू दे मीन बाय इग्नोरिंग। इधर दे मीन टू से दैट रहेगा तो भी आप लोग इग्नोर कर देना, और दे मीन टू से दैट इस एग्जाम्पल में इग्नोर्ड है, बुक में जो एग्जाम्पल है, तो वो थोड़ा सा आपने उसका टाइम बाई कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी डू आइटम सेट्स, ठीक है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ आइटम सेट्स आई हैव टेकन, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज टू बी डन। राइट नाउ कोर रीडिंग के एग्जाम्पल्स के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना। फिर से बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस, लेस करना है सर्विस कॉस्ट। ग्रे एरिया क्या है सर, कौन सा सर्विस कॉस्ट, मेरे को लगता है टोटल सर्विस कॉस्ट जो करंट ईयर है प्लस पास्ट ईयर सब लेस करना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्या करना है, ऐड इंटरेस्ट कॉस्ट। तीसरा इंटरेस्ट इनकम में क्या करना है, ऐड इंटरेस्ट इनकम। चौथा पीबीटी में क्या करना है, ऐड एक्चुअल रिटर्न लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऐड एक्चुअल रिटर्न लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न। दिस इज हाउ यू एडजस्ट द पीएल अकाउंट, हाउ यू एडजस्ट द पीएल अकाउंट। करेक्ट है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट समझ गए। तो 3 डिस्कशन हो गया टोटल में। पहला ग्रॉस वर्सेस नेट, याद होगा, इजी था वो एकदम। सेकंड था इफेक्ट ऑफ अजम्पशंस, वो तो ऐसे ही पता है, प्रीवियस एलओएस पे वापस से करने का सेंस क्या है। तीसरा था, क्या था ये, हाँ हमारे ये चल आईएफआरएस वर्सेस यूएस गैप, ठीक है। इनफैक्ट आईएफआरएस वर्सेस यूएस गैप का अलग पॉइंट हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया, ये हो गया पार्ट ऑफ द टीपीपीसी शोन इन द पीएल अकाउंट, मतलब द इफेक्ट ऑफ स्मूथनिंग, पार्ट ऑफ द टीपीपीसी शोन इन पीएल अकाउंट, उसके बारे में क्या करेंगे, तो ये डिस्कशन था। सही है। यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस समझ गए कि सर या तो एक को दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, और या फिर सीआई कंपेयर कर लीजिए। क्या कंपेयर कर लीजिए, सीआई। इज इट ओके, परफेक्ट। तो ये अपना एलओएस नंबर ई है। करेक्ट, लिखो प्लीज। मैं एक बार आज नोट्स कंप्लीट कराने के बाद क्वेश्चंस पे जाऊंगा, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द नोट्स। एलओएस ई, तो एलओएस ई का नाम दे देते हैं एनालिटिकल एडजस्टमेंट्स। एलओएस ई एनालिटिकल एडजस्टमेंट्स। तो इस पे देखो, एनालिस्ट में वांट टू मेक एडजस्टमेंट्स, एनालिस्ट में वांट टू मेक एडजस्टमेंट्स, एनालिस्ट में वांट टू मेक एडजस्टमेंट्स, एनालिस्ट में वांट टू मेक एडजस्टमेंट्स to the reported figures, analyst may want to make adjustments to the reported figures, to the reported figures, to reflect economic reality, to reflect economic reality. Full stop. Para change. First bullet. Gross versus net reporting. Gross versus net reporting. इसके अंदर सपोज पीबीओ 40,000 and FVA 30,000. So net pension liability 10,000. Full stop. Para change. If we do gross reporting, comma, pension liability would be 40,000 dash, this will push up leverage ratio, this will push up leverage ratio, okay, debt equity ratio का बात कर रहा हूँ, this will push up leverage ratio,
Full stop. Pension asset would be 30,000. Pension asset would be 30,000. Dash, this will increase total asset. This will increase total asset. This will increase total asset and reduce ROA. This will increase total asset and reduce ROA. Next para change. Second bullet. Subjective assumptions. Subjective assumptions. ब्रैकेट में कवर्ड इन LOSD. कवर्ड इन LOSD. कुछ बाकी नहीं है डिस्कस करना, फालतू में रिपीट करने के बाद अलग है. थर्ड बुलेट. Difference between US GAAP and IFRS. Difference between US GAAP and IFRS. Dash, while US GAAP smoothens PL account, while US GAAP smoothens PL account, comma, IFRS does not. While US GAAP smoothens PL account, comma, IFRS does not. Full stop. Hence, the financial statements are not comparable. Financial statements are not comparable. Financial statements are not comparable. Full stop. We have to make adjustments to ensure comparability. To ensure comparability. To ensure comparability. Full stop. Or else, comma, we can compare comprehensive income. We can compare comprehensive income instead of NI. Comprehensive income instead of NI. Dash, in such a case, no adjustment required. In such a case, comma, no adjustment required. In such a case, comma, no adjustment required. In such a case, comma, no adjustment required. Next, bullet. The next bullet is portion of TPPC. Portion of TPPC shown in PL account. Portion of TPPC shown in PL account. Under US GAAP, comma, we have a single line item by the name of reported pension expense. We have a single line item by the name of reported pension expense in PL. Single line item by the name of reported pension expense in PL. By the name of reported pension expense in PL. Reported pension expense in PL. Full stop. This includes
even interest, this includes even interest income, sorry, interest cost, this includes even interest cost and expected return, this includes even interest cost and expected return, which are actually not operating, which are actually not operating, which are actually not operating in nature, which are actually not operating in nature, which are actually not operating in nature, full stop. Hence, the following adjustments are recommended. Hence, the following adjustments are recommended. Following adjustments are recommended. Dash. Para change. First hash, adjusted operating profit. Adjusted operating profit equal to reported operating profit. Reported operating profit plus reported pension expense. ठीक है, तो एड बैक कर दिए. रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस माइनस सर्विस कॉस्ट, माइनस सर्विस कॉस्ट. नेक्स्ट हैश देने. एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस. एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल टू रिपोर्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस. Adjusted interest expense equal to reported interest expense plus interest cost. Third hash, adjusted interest income. Adjusted interest income equal to reported interest income. Adjusted interest income equal to reported interest income plus actual return, double underline, plus actual return on plan assets, not expected return, plus actual return on plan assets. Fourth hash, adjusted PBT. Adjusted PBT equal to reported PBT plus actual return minus expected return. Reported PBT plus actual return minus expected return. Expected return उसमें मिला हुआ है, उसको हटाना है, एक्चुअल को ऐड करना है. प्लस एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है ना. तो एक्सपेक्ट करते 6 क्वेश्चंस अगर है तो एक क्वेश्चन इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा एग्जाम में. करेक्ट है. नेक्स्ट. एक मिनट, कुछ पूछ रहे हो? मैं बोला मेरा व्यू है कि टोटल सर्विस कॉस्ट ही होना चाहिए. ये कुछ ग्रे एरियाज जो है ये अपने क्वेश्चंस और करने में पता चलेंगे. ठीक है. तो आई एम ऑल्सो आउट ऑफ टच विथ इट. हाँ, नोट्स पे ऐसे ही, बिकॉज ऐसे भी कोर में भी यही लिखा हुआ है. वो तो मैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली होकर शेयर कर लिया. इट्स नॉट डेट अपने कॉम्प्रोमाइज़ किए. कोर में यही लिखा हुआ है, पर कोर के ऊपर तो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो विल सी द क्वेश्चंस. ठीक है ना. बिकॉज एमोटाइजेशन कहाँ गया, क्या करना है क्या नहीं, वो लोग लिख रखा है इग्नोर. तो इग्नोर का मतलब इग्नोर, फिर तो ठीक है एकदम नोट्स. तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन. ठीक है ना. नेक्स्ट. अब चलते हैं अपने LOS-F. LOS-F ये लास्ट LOS है. ठीक है. तो ये लास्ट LOS के बाद मेरे को एक अलग पॉइंट लिखाना पड़ेगा. क्या? जो अदर पेंशन बेनिफिट्स था, अदर पेंशन बेनिफिट्स, हेल्थ केयर वगैरह, उसका मैंने केवल मेंशन किया था चैप्टर के बिगिनिंग में. ठीक है. उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं, जबकि ये लोग बीच बीच में बोल रखे होंगे, तो मैंने फ्लो खराब नहीं किया. मैं हेल्थ केयर बेनिफिट्स के बारे में अलग से एक पैराग्राफ लिखाऊंगा. और आपको याद होगा LOS G और H तो हो चुका है अपना, वहीं से स्टार्ट किए थे, शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन. ठीक है ना. तो अपना ये लास्ट LOS चल रहा है. वैसे LOS-F लिखा हुआ है
क्या लिखा है? इंटरप्रेट पेंशन प्लान नोट डिस्क्लोजर्स इंक्लूडिंग कैश फ्लो रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंक्लूडिंग कैश फ्लो रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख दो. पेंशन प्लान नोट डिस्क्लोजर्स, LOSF, पेंशन प्लान नोट डिस्क्लोजर्स including cash flow related information. Pension plan note disclosure including cash flow related information. Including cash flow related information. तो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है पेंशन प्लान नोट डिस्क्लोजर, वो हो चुका है अपना, कि नोट में अपना TPPC आएगा और नोट पे वो तीनों अजम्पशन आएगा, याद है? तो वो हो चुका है पेंशन प्लान नोट डिस्क्लोजर. जो बचा है वो कैश फ्लो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ. फिगर सुनना. TPPC 50,000 है, TPPC 50,000 है, कंट्रीब्यूशन केवल 45,000. TPPC 50,000, कंट्रीब्यूशन केवल 45,000. तो आपने कंट्रीब्यूशन कमती की है, इसके कारण आपका फंडेड स्टेटस बिगड़ गया होगा. तो जो एंडिंग फंडेड स्टेटस है वो बिगनिंग फंडेड स्टेटस से 5,000 खराब होगा. समझ गए? तो इन दैट केस ये लोग बोलते हैं ना, इट्स लाइक यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 5,000. If you have not contributed exactly TPPC, if you have contributed less, it's like taking a loan, and we take a loan, it's CFF na. If we take a loan, it is what? CFF. But CFO के अंदर contribution less किया हुआ है. CFO में contribution less किया 45,000. ठीक है? तो CFO में contribution less किया 45,000, जबकि 5,000 जो है वो एक तरह से अपने को मानना चाहिए क्या? 5,000 अपने को मानना चाहिए 5,000 को एज इफ अ लोन इज टेकन. व्हाट इज टेकन? लोन. ओके, इनफ्लो, लोन इज टेकन. तो उस केस में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम CFO टू CFF. वैसे ही उल्टा, अगर CFO ज्यादा है TPPC से तो इसका मतलब इट्स लाइक अ रिपेमेंट ऑफ लोन. कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है TPPC, इट्स लाइक अ रिपेमेंट ऑफ लोन. नाउ एड लेस कैसे सोचे, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ सोचने का. मैं ऐसे सोच रहा हूँ, सर कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है TPPC से, इसका मतलब लोग लोन रिपे किए हैं. लोन रिपे किए हैं तो इसलिए वो CFF में आउटफ्लो आना चाहिए और CFO में ऐड बैक. CFO में ऐड बैक, बिकॉज अगर TPPC 50,000 था और कंट्रीब्यूशन 60,000, तुम फालतू में 60,000 लेस कर दिया. कहाँ पे? CFO में. पर वो 10,000 एक्स्ट्रा लेस किया, वो तो लेस होना चाहिए कहाँ? CFF में. तो CFF में 10,000 लेस होगा और CFO में 10,000 क्या होगा? ऐड. उल्टा, अगर 45,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है और TPPC 50,000 है, तो एक तरह से आपने 5,000 का लोन लिया है. लोन लिया है तो CFF में क्या होगा? ऐड. और CFO में क्या होगा? लेस. हाउएवर ये जो ऐड लेस बोला, ये 1 - T होगा. 10,000 इंटू 1 - T, वहाँ भी 5,000 इंटू 1 - T, बिकॉज डेफर्ड टैक्स चैप्टर में इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो पेंशन एक्सपेंस का रिडक्शन अलाउ नहीं करता है. वो लोग अलाउ करता है कॉन्ट्रीब्यूशन का रिडक्शन. किसका? कॉन्ट्रीब्यूशन का. ओके, दे अलाउ डिडक्शन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन पार्ट, कि भाई ते जो ज्ञान दे रहा है उससे मतलब नहीं है, क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया वो डिडक्शन होता है. तो उसका मतलब उस पर 1 - T का इफेक्ट आएगा. अंडरस्टूड? ठीक है, तो एकदम इजी एरिया ये वाला कि कॉन्ट्रीब्यूशन कंपेयर्ड विथ TPPC. इनफैक्ट द टेक्स्ट सेज दैट इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड TPPC इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. अब स्मॉल तो होगा कंटेक्चुअली ना, डिपेंड्स ऑन क्या फिगर्स का बात हो रहा है. तो उस केस में इट इज कंसिडर्ड टू बी इमटेरियल एंड परहैप्स दिस एडजस्टमेंट शुड नॉट बी डन एट ऑल. This is what the text says. Only if the difference is material, in that case, there's a distortion in CFO and CFF, which analyst should correct. Correct है? लिख दो. Point number 1, disclosure of TPPC, disclosure of TPPC, and 3 actuarial assumptions. Disclosure of TPPC and 3 actuarial assumptions. Dash already discussed. Dash already discussed. Point number 2. Difference between contribution and TPPC. Difference between contribution and TPPC. Contribution and TPPC. इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर, केस 1 TPPC 50,000. केस 1 TPPC 50,000, contribution 45,000. . 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
Next line. This means funded status must have worsened by 5,000. This means funded status must have worsened by 5,000. This means funded status must have worsened by 5,000. Funded status must have worsened by 5,000. Full stop. Conceptually, this is equivalent to loan of 5,000 taken. This is equivalent to loan of 5,000 taken. Full stop. If effective tax rate is 30%, if effective tax rate is 30%, comma, we deduct 350 from CFO. We deduct 350 from CFO and add it to CFF. We deduct 350 from CFO and add it to CFF. Loan लिया ना? 350 500 into 0.7 350 500 into 0.7 5,000 था क्या? तो 3,500 होगा. Sorry 3,500. We deduct 3,500 from CFO and add it to CFF. Case 2. TPPC 50,000, contribution 60,000. TPPC 50,000, contribution 60,000. Next slide. This will lead to improvement in funded status. This will lead to improvement in funded status by 10,000. This will lead to improvement in funded status by 10,000. This will lead to improvement in funded status by 10,000. Full stop. Conceptually, comma, this is equivalent to, conceptually, comma, this is equivalent to repayment of loan. This is equivalent to repayment of loan. Repayment of loan. Full stop. Hence, we add 7,000 to CFO and deduct it from CFF. We add 7,000 to CFO and deduct it from CFF. We add 7,000 to CFO and deduct it from CFF. Para change note. If the difference between contribution and TPPC, if the difference between contribution and TPPC, if the difference between contribution and TPPC is insignificant, if the difference between contribution and TPPC is insignificant, comma, the above adjustment may be ignored. The above adjustment may be ignored. ठीक है? Para change heading additional notes. Heading additional notes. LOSF खत्म हो गया, मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ टॉपिक को. एडिशनल नोट्स, पॉइंट नंबर 1. हाँ, तो हेल्थ केयर में सुन लो. जो अदर पोस्ट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हेल्थ केयर, उनमें फंडिंग नहीं किया जाता है. द कंपनी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अ फंड, सो वी ओनली हैव पीबीओ. वी डू नॉट हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट. यू ओनली हैव पीबीओ, यू हैव नो कॉन्ट्रीब्यूशंस एट ऑल. पहला डिफरेंस बिटवीन अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वर्सेस पेंशन. अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आर नॉट फंडेड, पेंशन इज फंडेड. ठीक है? तो so balance sheet will report only the net, the liability, the PBO types, whatever you call it, I don't know, HBO बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है. And second है जो assumptions पे आ गया मैं, जो compensation growth rate चाहिए था ना यहाँ पे wage rate के basis पे,
जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स है दे डिपेंड अपॉन हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट. तो द प्रॉक्सी फॉर the corresponding entry for compensation growth rate over here is the healthcare inflation rate. Healthcare inflation rate has to be estimated by the management. ठीक है तो? And it is believed that if the healthcare inflation rate is say 4.5% and the trend healthcare inflation rate is 2%, the healthcare inflation rate is 4.5%, whereas the trend also has to be forecasted, assumption है 2%. So in that case, the healthcare inflation will tend towards the trend, at what speed? Assumption. So 4.5% is our assumption of healthcare inflation rate. 2% is our assumption of the healthcare trend rate, the long-term trend rate. And we believe in 10 years, 4.5 will become 2. ठीक है? तो 4.5 minus 2, 2.5 divided by 10, 0.25 के रेट से, तो 4.5, 4.25, 4, 3.75, 3.5 ऐसे करते करते this. These are the assumptions required in other post-employment accounting. ठीक है तो? So where can the management do aggressive assumption? They will assume 4.5 के बदले 4. They'll assume 2 के बदले 1. They will assume this will tend towards this in just 5 years. 4 will become 1 in just 5 years. So if they are doing any of such thing, कि lower healthcare inflation rate, lower healthcare trend rate, and lower number of years or faster reversion of the inflation rate to the trend rate, these are all instances of aggressive accounting. ठीक है तो? They are going to ask nothing in the area of this. What can happen is that they may mention the company is also running a healthcare benefit plan in which the analyst thinks that they have taken 5 years to be the reversion period, whereas the period should be 10 years. What do you think will be the effect? Understood? तो अगर completely dark है अपने उसके बारे में, we can't answer, but if we are prepared, it's perfect. उसके अलावा वो जो आज अभी 6,000 का एडजस्टमेंट कर रहे थे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ, 6,000 का, उसके अंदर दो हो सकता है. 6,000 में 2 पार्ट, एक 4,000 एक 2,000. 4,000 इज पेंशन वाला, 2,000 इज व्हाट हेल्थ केयर वाला. तो हेल्थ केयर वाले पार्ट में माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न नहीं होगा, बिकॉज आपका तो एसेट ही नहीं है. उसमें तो सीधा सर्विस कॉस्ट प्लस क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट. देयर इज नो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न एट ऑल बिकॉज देयर इज नो एसेट ना. सही है? तो वेरी वेरी साइड सर्विस रिक्वायर्ड, बट डोंट नेग्लेक्ट. ठीक है ना? लिख दो प्लीज. पॉइंट नंबर 1, OPB, that is other post-employment benefits. Other post-employment benefits like healthcare benefits. Other post-employment benefits like healthcare benefits. Like healthcare benefits. ये पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं ना? हाँ, like healthcare benefits. इसके अंदर फर्स्ट बुलेट, its accounting is similar. Its accounting is similar to defined benefit plan. Its accounting is similar to defined benefit plan. Its accounting is similar to defined benefit plan. Full stop. We have to forecast the future benefits. We have to forecast the future benefits. We have to forecast the future benefits. And create a liability. And create a liability. Full stop. Second bullet. In forecasting, comma, management will estimate dash, para change, first hash, healthcare inflation rate, healthcare inflation rate, healthcare inflation rate, bracket में similar to, bracket में similar to compensation growth rate, compensation growth rate, second hash, long-term healthcare inflation rate, long-term healthcare inflation rate,
known as long-term healthcare inflation rate, known as healthcare trend rate. Healthcare trend rate, bracket say 2%. पहला वाला 4.5 कर लो, पहला वाला 4.5% था, ये 2%. नेक्स्ट हैश, time period during which healthcare inflation rate will revert to healthcare trend rate. Time period during which healthcare inflation rate will revert to healthcare trend rate. Time period during which healthcare inflation rate will revert to healthcare trend rate. Healthcare inflation rate will revert to healthcare trend rate. Bracket say 5 years. Say 5 years. Bracket close करके dash देके दिखा दो, dash 4.5, comma 4.25, comma नहीं 5 years हुआ ना, तो 5 में तो 2.5 डिवाइड बाय 5 क्या हो गया? 2.5 गैप था ना, 4.5 माइनस 2, 2.5 बाय 5 इज व्हाट? 0.5, सॉरी. तो 4.5 कॉमा 4, 4.5 कॉमा 4 कॉमा 3.5 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ऐसे मैथ्स पूछेगा नहीं, बट अपना दिमाग बेटर चलते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस वे कि 4.5 फिर 4 फिर 3, बट अपना ब्रेन ज़्यादा चलता है ऐसे करने से. पैरा चेंज. नोट quality of earnings. Note quality of earnings. Quality of earnings. Dash. Quality of earnings would be said to be poor. Quality of earnings would be said to be poor. Quality of earnings would be said to be poor. Quality of earnings would be said to be poor if management takes aggressive assumptions. If management takes aggressive assumptions that is lower healthcare inflation rate, bracket में 4% versus 4.5%, 4% versus 4.5%, bracket close, comma, lower healthcare trend rate, bracket में 1% versus 2%, 1% versus 2%, bracket close, comma, shorter time of reversion. शॉर्टर टाइम माने हायर स्पीड हुआ. यू कैंट जस्ट मक अप माई लैंग्वेज. शॉर्टर टाइम मतलब क्या हुआ? हायर स्पीड. ठीक है, शॉर्टर टाइम ऑफ रिवर्जन, ब्रैकेट में 2 years वर्सेस 5 years, 2 years वर्सेस 5 years, फुल स्टॉप. नेक्स्ट बुलेट. पॉइंट नंबर 1 ही चल रहा है, उसके अंदर नेक्स्ट बुलेट. A major difference between OPB versus pension plan, OPB versus pension plan is that OPB is normally not funded. OPB is normally not funded. Not funded. First stop. So there is no FVA. Comma, no return on plan assets. Dash. Just PBO types shown as liability on the balance sheet.
just PBO types shown as liability on the balance sheet. Just PBO types shown as liability on the balance sheet. Just PBO types shown as liability on the balance sheet. ठीक है? Point number two. Point number two, revisiting corridor approach. Revisiting corridor approach. लास्ट क्लास का नोट सेंड हुआ था कॉरिडोर अप्रोच. रिविजिटिंग कॉरिडोर अप्रोच. तो कॉरिडोर अप्रोच का नोट देख ले, लास्ट क्लास का लास्ट पार्ट. तो बात हुआ था सर, जो एक्चुअरियल गेन एंड लॉस अकाउंट है, उस अकाउंट का वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर एक थ्रेशोल्ड को ब्रीच करता है तो जाके एमोर्टाइजेशन होगा. द थ्रेशोल्ड वाज 10% ऑफ द हायर ऑफ बिगिनिंग पीबीओ और एफवीए. ठीक है? तो अगर उसको ब्रीच करता है तो जाके एक्स्ट्रा पोर्शन को अपने क्या करेंगे, एमोर्टाइज. केवल मेरे को ये बताना था कि उसमें लिखा हुआ बुक में कि अगर कोई कंपनी चाहे तो इससे ज़्यादा रेट से एमोर्टाइज कर सकता है. अगर कंपनी चाहे तो ये जो लिखा हुआ रूल उसके ज़्यादा रेट से एमोर्टाइज कर सकता है. दैट्स कंजर्वेटिव ना. बट इट कैन नॉट डू लाइक दिस कि लॉसेस हुआ तो कमती रेट से एमोर्टाइज करेंगे, गेन हुआ तो ज़्यादा रेट से एमोर्टाइज करेंगे. यू हैव टू बी consistent in your approach towards amortization for actuarial losses as well as actuarial gains. ठीक है? तो लिख देना. US GAAP permits firms to amortize actuarial L/G, loss oblique gain at a higher speed than what is mentioned. Full stop. However, comma, this treatment has to be same for gains as well as losses. This treatment has to be same for gains as well as losses. Page number 46, example number 5. Page number 46, example number 5. Example number 1 ठीक था. Example number 2, 3, 4 जो बीच में है बहुत वियर्ड है. वो कैलकुलेशन का माने जो कैलकुलेटर का कैलकुलेशंस करवा रहा है, तो 2, 3, 4 को करना है या नहीं करना है वो अपने डिसीजन लेंगे आइटम सेट्स करने के बाद. ठीक है? 1 तो एकदम ईजी था, 2, 3, 4 मेरे को तो वियर्ड लगा. ठीक है? नॉट डेट कुछ डरावना है, बट बहुत वियर्ड है. आई डोंट फाइंड टेस्टेबिलिटी. आइटम सेट करने के बाद मैं आपको कंक्लूड करूंगा कि 2, 3, 4 करना है क्या. ठीक है? एग्जाम्पल 5. Sab Miller is a UK-based company that brews and distributes beer and other beverages. The following information was taken from the company's 2010 annual report. Note that in 2010, IFRS required the use of expected return on plan assets similar to US GAAP. Okay? कन्वर्जन तो हो रहा है ना IFRS और US GAAP में. लेवल 1 पढ़े थे ना अपने. तो बोले 2010 तक IFRS में भी स्मूदनिंग था PL में. वो लोग भी एक्सपेक्टेड रिटर्न यूज करता था प्लान एसेट्स का. तो ये जो क्वेश्चन पढ़ते समय अगर IFRS भी है तो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न यूज्ड है, सरप्राइज नहीं हो. इज इट ओके विथ यू? ठीक है? ऑल अमाउंट्स आर इन मिलियंस ऑफ $. ठीक है? तो रेवेन्यू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, interest payable, interest receivable, share of post-tax results of associates, profit before taxation. Note, this is the terminology used in the income statement. काफी अजीब है ना? Why do we write interest payable or interest receivable? We should write interest expense and interest what? Income. तो वो लोग
माफ़ी मांग रहे हैं कि हम लोग क्या करें, कंपनी वो जो ब्रूवरीज है वो ये लिखा था, ठीक है। एक्सेप्ट फ्रॉम नोट 31 पेंशंस एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उसका जो नोट है वो है पेंशन के बारे में, ओपीबी के बारे में और टोटल के बारे में। करंट ईयर सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, लेस एक्सपेक्टेड रिटर्न केवल पेंशन वाले कॉलम में है, ओपीबी में है नहीं, बिकॉज ओपीबी में तो एसेट होता ही नहीं है, करेक्ट। नीचे दिया हुआ एक्चुअल रिटर्न 47, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था 14, तो एक्चुअल रिटर्न 47 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 14। यहां से पीबीटी का एडजस्टमेंट समझ में आया, पीबीटी शैल बी 47 माइनस 14 हायर, पीबीटी शैल बी 47 माइनस 14 हायर, प्लीज हेल्प, बोलो 47 माइनस 14 हाउ मच, 47 माइनस 14 हाउ मच, 33 हायर, तो पीबीटी शैल बी 2929 प्लस 33, 2929 plus 33, how much? 2962. Can you see in the answer the next page? 2962. 2929 plus 33, 2962. Don't go for decoration कि क्या कॉलम बनाया है वो, तुमको डेकोरेशन नहीं करना है, मल्टीपल चॉइस करना है। तुम्हारा एटीट्यूड गलत मत रखो कि ऐसे सजा सजा के, व्हाट्स गोइंग इन योर माइंड, ट्राई टू यूज दैट कि सब पीबीटी में एक्चुअल रिटर्न आएगा, एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है तो 33 क्या होगा, ऐड, ठीक है। आई होप यू आर ओके विद इट। उसके अलावा ये जो एक्चुअल रिटर्न है 47, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल में ऐड होगा। क्वेश्चन पे ध्यान है मेरा, होप तुम लोग का भी क्वेश्चन पे ध्यान है। अगर आंसर पे ध्यान गया, तुम फॉलो कर रहे हो, लीड नहीं कर रहे हो, आंसर तो देख लेंगे, ध्यान क्वेश्चन पे दो। राइट साइड में ध्यान नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, लेफ्ट पेज में, पेज नंबर 46 में। मैं बोल रहा हूं एडजस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट इनकम कितना दिया हुआ है 316, दिखा 316 में 47 ऐड होगा, 316 में 47 क्या होगा, ऐड, देख लो आपसे 316 पे 47 ऐड किए, करेक्ट है। वापस से लेफ्ट पे ध्यान दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस 879 है, 879 में 39 ऐड होगा, 39 लास्ट कॉलम टोटल वाला, ओके 879 में 39 ऐड होगा। आई होप यू आर ओके विद इट। 879 प्लस 39 हाउ मच, 918, किया है ना वो लोग। माइनस माइनस के चक्कर में मत रहना, वो बोलना चाह रहा है इंटरेस्ट माइनस होता है, वो ठीक है भाई, ऐड ही तो हो रहा है, ठीक है ना। 879 प्लस 39, उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2619, देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2619, क्वेश्चन में देख रहे, क्वेश्चन 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 2619 में 36 लेस किया हुआ है, क्या लेस किया हुआ है 36, तो 36 क्या होगा, ऐड, और सर्विस कॉस्ट टोटल में कितना है 11, 11 क्या होगा, लेस, तो 2629 प्लस 36 माइनस 11, 2629 प्लस 36 माइनस 11, व्हाट इज इट 2644, 2644 आंसर में दिख रहा होगा। लीड करो, फॉलो नहीं, ठीक है। उसके एक एक तरीके को फॉलो करोगे ना तो मल्टीपल चॉइस का प्रैक्टिस नहीं करो, तब प्रैक्टिस करो, एज ए रिटन एग्जाम आने वाला है, कॉलम बना के आंसर करना पड़ेगा। तो आई मे हैव बीन फास्ट बट दिस एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड कि तुम खत्म किया और तुम सोचा और वहीं पे गंदा किया, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिर जाके आंसर देखा, हाँ यार ठीक है, परफेक्ट, चल ठीक है। दैट्स हाउ यू नीड टू सी, ओके। सो आई मे बी फास्ट एट प्लेसेस बिकॉज ये नहीं चल रहा अपना स्वैप जहां पे एसटीओ आरसीएल चल रहा है, एकदम इजी स्टफ है, कैसे टाइम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई यू कांट होप मी टू डिक्टेट दिस आंसर बिकॉज दैट वुड बी अ स्टूपिड वेस्ट ऑफ टाइम। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्ट प्री टैक्स इनकम फॉर द एक्चुअल रादर देन एक्सपेक्टेड ऑन प्लान एसेट्स, जो हमने 33 ऐड किए थे। एडजस्ट द इंडिविजुअल लाइन आइटम्स ऑन द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट to reclassify the components of pension and other post-retirement benefits as operating expense, interest expense and interest income. सही है, ठीक। Example 6, होप कॉपी में तो मार्किंग कर रहा है, कॉपी में, ठीक है, कि आज के क्लास में ये कराने के बाद सर एग्जाम्पल 5 कराए थे, फिर एग्जाम्पल 6 कराए थे, ठीक है। Example 6, Daukas is analyzing the cash flow statement of a hypothetical company. कंपनी का नाम है जियोरी प्लास्टिक्स as part of valuation. Daukas suggests to her colleague Crontiaras that the difference between the company's contributions to the pension plan
and the total periodic pension cost incurred during a period is similar to a form of borrowing or a repayment of borrowing, जो भी किए, depending upon the direction of the difference. This affects the company's reported cash from operations and cash from financing. We know, based on information from the company's 2009 annual report, currency in pound, she determines that the company's total periodic pension cost was 437. However, the company also disclosed that it made a contribution of 504. Stop. Some मोटा मोटी खत्म हो गए. TPPC 437 है, contribution ज़्यादा है. Contribution ज़्यादा है, इसका मतलब funded status सुधर गया है. Funded status सुधर गया है, और इस सुधराव को अपने मानेंगे repayment of loan. क्या? Repayment of loan. What is the loan amount repaid? 67. 504 minus 437. 67 का पोस्ट टैक्स, 67 का पोस्ट टैक्स CFF में आउटफ्लो और CFO में इनफ्लो. करेक्ट. Geo Race reported cash flow from operations 6161 and cash outflow from financing. वो लोग कैश आउटफ्लो दिखाया है फाइनेंसिंग में और कैश इनफ्लो दिखाया है ऑपरेशंस में. ध्यान दें, माइनस प्लस पे रॉन्ग नहीं हो जाए. CFO पॉजिटिव है, ये लोग का CFF नेगेटिव है. नेगेटिव, ठीक है ना. कंपनीज इफेक्टिव रेट इज 28.7%. तो करो पोस्ट टैक्स. क्या था वो? क्या था वो? 67. 67 इंटू 0.713. 67 इंटू 0.713. व्हाट इज इट? 47.7. 47.7 को अपने को CFF में और आउटफ्लो दिखाना है, तो वैसे देखा जाए तो 1741 में ऐड होगा, बिकॉज 1741 वाज ऑलरेडी नेगेटिव. आउटफ्लो में आउटफ्लो क्या होगा? ऐड. मेरे को और आउटफ्लो दिखाना है, तो 1741 प्लस 47 टोटल आउटफ्लो CFO. ठीक है, और उसमें क्या होगा? लेस. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? उल्टा कर रहा हूं. मैंने वही मैथ सोचने से गड़बड़ हो जाता है. आउटफ्लो ऐसा रिपेमेंट, रिपेमेंट को आपको CFF में लेस करना है, CFO में क्या करना है? ऐड. सॉरी. तो अकॉर्डिंगली 6161 में 47 क्या होगा? ऐड. 6161 में 47 क्या होगा? ऐड. तो 6161 प्लस 47 क्या हो गया? 6209. दिख रहा होगा आंसर में? 6209. आंसर नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, 6209 लास्ट लाइन. और जो 1741 विल बिकम 1741 प्लस 47 1789. या माइनस माइनस का दिक्कत हो रहा है, जो ठीक से सोचेगा नहीं. अपना बात हुआ एक बार कॉन्सेप्ट वाइज. सर ये रिपेमेंट है तो CFF में आउटफ्लो होगा. अरे यार CFF ऑलरेडी आउटफ्लो है तो मैं क्या करूं? तो वैसे क्या हो रहा है? ऐड. बिकॉज माइनस है तो माइनस मैथ वाइज कर लो, माइनस और माइनस. और CFO में वो क्या होगा? ऐड. ठीक है ना. एग्जाम्पल नंबर 7 ये है रिलेटेड टू LOS G and H. LOS G and H रिवाइज कर लें. LOS G and H था, कंपनी अपने एम्प्लॉइज लोग को शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन देता है, यानी वो लोग को या तो ESOPs इशू करता है, स्टॉक ऑप्शंस. यू हैव द राइट टू बाय द कंपनी शेयर्स 4 years में, या फिर वो लोग को स्टॉक ग्रांट्स देता है, यानी मुफ्त का शेयर्स दे रहा है या डिस्काउंट पे, और या वो लोग को स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स देता है. अगर हमारे शेयर का दाम इतना बढ़ा आपको इतना बोनस मिलेगा. ये 3 चीज था: स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ग्रांट्स, शेयर अप्रिसिएशन राइट्स. ठीक है, तो ये तीनों एक तरह से वेजेस एंड सैलरी है. तो वेजेस एंड सैलरी है तो इनको PL में डेबिट करना चाहिए. इसके लिए झमेला है. नंबर 1, इनको वैल्यू करना पड़ेगा ऑन द ग्रांट डेट, ऑन द ग्रांट डेट, और उसके बाद इनको एक्सपेंस करना पड़ेगा ओवर द वेस्टिंग और सर्विसिंग पीरियड, ओवर द वेस्टिंग और सर्विसिंग पीरियड. ये लिखे थे. तो वैल्यूएशन में ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल यूज होगा, ब्लैक शोल्स वगैरह, जिसमें जो इनपुट्स है गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसके साथ मैनेजमेंट खेलेगा. दे टेक अ लोअर वॉलेटिलिटी, दे टेक अ लोअर इंटरेस्ट रेट, सो दैट द कॉल ऑप्शन का वैल्यू कमती है, PL में कमती डेबिट करना पड़े. ठीक है, तो बहुत बढ़िया से डिक्टेट किया हुआ है, नो इश्यूज ओवर देयर. ठीक है ना. उसके बारे में एग्जाम्पल नंबर 7 है. हैव अ लुक. Using the information from Coca-Cola, note number 9 to financial statement given below, determine the following. तो कोका-कोला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट नंबर 9 है, वो अपने शेयर कर रहे हैं. टोटल कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस रिलेटिंग टू ऑप्शंस ऑलरेडी ग्रांटेड दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन फ्यूचर ईयर्स एज ऑप्शंस वेस्ट. क्या बताना है अपने को? डिटरमाइन द फॉलोइंग. कितना कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस है जो कि अभी खड़ा है, जो कि फ्यूचर में PL में डेबिट होगा जैसे जैसे वेस्टिंग पीरियड पास होगा.
वो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना अनएमोटाइज्ड पोर्शन है, कितना अनएमोटाइज्ड पोर्शन है जो आपने वैल्यू कर लिया पर आप वेट कर रहे हो एम्प्लॉय के काम करने के लिए, ठीक है। दूसरा, approximate compensation expense in 2010 and 2011 relating to options already granted। तो बताइए 2010-2011 का कितना पीएल में डेबिट करना है, ठीक है ना। ओके, excerpt from note 9 stock compensation plan in the notes to financial statements of Coca-Cola। Our company grants stock options and restricted stock awards to certain employees of the company। Total stock-based compensation expense was approximately 241 million in 2009। ये शेयर कर रहा है पास्ट हिस्ट्री कि 2009 के पीएल में 241 मिलियन पीएल में डेबिट हुआ था, 266 मिलियन 2008 में डेबिट हुआ था, 313 मिलियन 2007 में डेबिट हुआ था एंड वाज इंक्लूडेड एज अ कंपोनेंट ऑफ एसजीए इन आवर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है। तो आई एम आस्किंग यू समथिंग, इफ इट वाज इंक्लूडेड इन एसजीए वाज इट इन्वेंटरीड? If it was included in SGA, was it inventoried? लेवल 1 इन्वेंटरी चैप्टर में, लेवल 1 इन्वेंटरी चैप्टर में बात होता है प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट। ओके, वो कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन बाइंग रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर व्हाट इन्वेंटरीड एंड कैपिटलाइज्ड, दे सिट ऑन द बैलेंस शीट एंड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड देन दे बिकम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, while other expenses are expensed as what? Incurred. They are treating this expense as share based, as SGA. SGA is an expense, not a COGS fall apart. Why? Because these employees may not be production workers, they may be high end office employees. तो high end office employees का cost तो conversion cost नहीं हुआ ना, I was just diverting, ठीक है, तो ये diversion था, ठीक है। फिर the total income tax benefit recognized in our consolidated statements of income for share-based compensation arrangement was approximately 68 million। फिर से पढ़ रहा हूँ, total income tax benefit recognized in our consolidated statement of income for share-based compensation arrangement was approximately 68 million, 72 million, 91 million for this and this। tax benefit जो मिला है tax shield, ठीक है, इसमें मेरे को तो लगता नहीं है, ऑल्दो आई एम नॉट अवेयर कि IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस पीएल में डेबिट के अनुसार टैक्स शील्ड देता होगा, वो लोग देता होगा कोई और बेसिस पे, बट देन दैट्स नन ऑफ आवर लुक, डेफर टैक्सेशन में काम आता होगा वो। एज ऑफ December 31, 2009 we had approximately 335 million of total unrecognized compensation costs related to non-vested share-based compensation arrangement granted under our plans। full stop। यही तो आंसर है, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर ने पूछा तो बता ना, अभी कितना ऐसा वैल्यू है जो कि फ्यूचर में पीएल में डेबिट होगा, तो बोला ना ये दिसंबर 2009 के एंड में 335 मिलियन अनरिकग्नाइज्ड कॉम्पेंसेशन कॉस्ट है जो हम लोग को फ्यूचर में वेस्ट करवाना है, वही पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। द कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकग्नाइज्ड ओवर अ वेटेड एवरेज पीरियड ऑफ 1.7 ईयर्स एज स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस। 1.7 ईयर्स में एक्सपेंस करेंगे क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉइज का अलग अलग वेस्टिंग पीरियड होगा ना, किसी का 2 ईयर्स होगा, किसी का 1.2 ईयर्स, तो अपने थोड़ी शेयर करेगा सारे एम्प्लॉइज का, तो बोला 1.7 ईयर्स में पीएल में डेबिट होगा, ठीक है। इसका मतलब पर ईयर कितना डेबिट होगा? 335 डिवाइड बाय 1.7 197, तो 197 पहले ईयर में डेबिट हो जाएगा और दूसरे ईयर में बैलेंस डेबिट हो जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ एनी फ्यूचर स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन अवार्ड्स। यस, नेक्स्ट ईयर और भी ग्रांट कर सकते हैं नए एम्प्लॉइज को, तो बोला इसका इफेक्ट मिला हुआ नहीं है, ये तो अभी तक का है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर में ये लोग 335 बाय 1.7 किया है 197, और जो 335 माइनस 197 कितना? 138। लैंग्वेज इज हैवी, लैंग्वेज इज हैवी, ठीक है। यू मे रीड एंड री रीड द लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग कंफर्ट। द लैंग्वेज इज हैवी, आई एम एडमिटिंग, but that does not mean that I can stay and just stay over here for the language. Vesting period, grant date, unrecognized, these words are heavy which are coming in. So you may read the question for the language ka heaviness, but understand the substance in the question is very easy. ठीक है, कि भाई कितना अनरिकग्नाइज्ड है, 1.7 ईयर्स में पीएल में डेबिट करना, यही तो पूछा क्वेश्चन में था क्या? द हैवीनेस वाज द लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50, आइटम सेट फर्स्ट वाला 1 to 7, पहला आइटम सेट कर रहे हैं। पेज नंबर 50, आइटम सेट 1 to 7।
छोटा क्वेश्चन जो है ना, सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो हेल्पफुल होता है चैप्टर को रटवाने में, और वो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर को रटना, हैड इट बीन लेवल 1। पर अल्टीमेटली टेस्ट आइटम सेट से ही होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से आपको कन्वीनियंस आएगा, हाँ यार याद आ रहा है, हाँ यार याद आ रहा है, आइटम सेट्स मार्क्स आएगा, ठीक है ना। Kenningston, a hypothetical company based in UK, offers its employees a defined benefit pension plan. तो यूके कंपनी है तो IFRS फॉलो कर रहा होगा। Kenningston complies with IFRS. The assumed discount rate that the company used in estimating the present value of the pension obligation was 5.48%. Underline 5.48% discount rate. IFRS कंपनी है तो ये अपना इंटरेस्ट कॉस्ट भी इसी से निकाला है, इंटरेस्ट इनकम भी इसी से निकाला होगा 5.48% से। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन ऑन केनिंगस्टन्स रिटायरमेंट प्लान इज प्रेजेंटेड इन एग्जिबिट 1। अब एग्जिबिट 1 में लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है। लेट्स चेक द मेजर इंफॉर्मेशन। कंपोनेंट्स ऑफ पीरियोडिक बेनिफिट कॉस्ट। व्हाट इज पीरियोडिक बेनिफिट कॉस्ट? टीपीपीसी लिखो ब्रैकेट में, टीपीपीसी। फिर चेंज इन बेनिफिट ऑब्लिगेशन लिखो ब्रैकेट में, पीबीओ। चेंज इन प्लान एसेट लिखो ब्रैकेट में, एफवीए। बिकॉज तुम अपने एरिया में नहीं खेलेगा, तुमको कन्वीनियंट नहीं आएगा, अलग अलग वर्ड्स यूज करते रहते ये लोग। यू हैव टू कम टू योर एरिया ना। हाँ यार टीपीपीसी है, हाँ यार ये पीबीओ है, ये क्या है? एफवीए है, ठीक है। तो पहला ध्यान जो गया वो पीबीओ 28879 है। पीबीओ 28879 दिखा, मैं क्लोजिंग का बात कर रहा हूं। एफवीए 24105 है, तो इसका मतलब एफवीए कम है, ओके। तो फंडेड स्टेटस बिगिनिंग और एंड खुद ही निकाल के दे दिया माइनस करके, यू मे क्रॉस वेरीफाई। एफवीए में से पीबीओ लेस करो, अगर एंडिंग करेगा तो करेगा 24105 माइनस 28879, 24105 माइनस 28879 माइनस 4774, और बिगिनिंग था 23432 माइनस 28416, 23432 माइनस 28416 कितना? माइनस 4984। ऑल्दो किडिश है इस तरह से माइनस करवाना, बट फॉर द रिदम ऑफ इट इट इज रिक्वायर्ड कि तुम कैलसी से माइनस कर रहा है, चेक कर रहे हैं, बिकॉज योर कंफर्ट लेवल शुड राइज। तो सर फंडेड स्टेटस खराब हो गया, नहीं सुधर गया है। फंडेड स्टेटस बिगिनिंग में माइनस 4984 था और फंडेड स्टेटस माइनस 4774 हो गया। इंप्रूव्ड लिखो वहां पे एरो देखे, इंप्रूव्ड। इंप्रूव्ड बाय कितना कितना बोलो यार? 210। इंप्रूव्ड बाय 210। इसका मतलब 210 डैश एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, 210 डैश एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कंपेयर्ड टू टीपीपीसी, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कंपेयर्ड टू टीपीपीसी डैश रिपेमेंट ऑफ लोन, डैश रिपेमेंट ऑफ लोन, समझा? रिपेमेंट ऑफ लोन, उसको फॉलो क्यों करेंगे? लीड करेंगे। फंडेड स्टेटस सुधरा है यानी कंट्रीब्यूशन ज्यादा किए, यानी रिपेमेंट ऑफ लोन है, यानी अगर बुद्धिमान है तो पक्का क्वेश्चन पूछा होगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, an adjustment to Kenningston's statement of cash flows to reclassify the company's excess contribution for 2010 would most likely entail reclassifying 210 million excluding income tax effect as an outflow related to what? It's a repayment of loan. It's an outflow related to financing. Option number B rather than operating. 7 का B, 7 का B, okay, 7 का B। नेक्स्ट, एक मिनट फिर से। तो अपने कंट्रोल में क्या है? सब पीबीओ, एफवीए, फंडेड स्टेटस, चेंज इन फंडेड स्टेटस, ये इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अब एक बार टीपीपीसी को देखते हैं। टीपीपीसी में नोट्स नहीं देखते, अपने अपना नोट्स याद करते हैं, अपने याद करें अपना नोट्स, बिकॉज एक मिनट तुम रिफ्लेक्ट किया अपना नोट्स बेटर रहेगा। टीपीपीसी इकोनॉमिक रियलिटी, नो स्मूदनिंग, क्या? करंट ईयर सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस पास सर्विस कॉस्ट plus actuarial loss minus actuarial gain minus actual return on plan assets. This is TPPC. Correct है?
What have they written? Service cost, we are okay with it. Net interest expense, क्या लिखा है? Net interest expense. Remeasurements. तो यहां पे मेरे को शक हो रहा है. क्या शक हो रहा है कि सर क्या पता ये लोग, आप बोल रहे हैं टीपीपीसी है, बट क्या पता ये लोग का टीपीपीसी नहीं है, ये पार्ट ऑफ टीपीपीसी है जो पीएल में डेबिट हुआ है. बिकॉज लैंग्वेज जिस तरह का यूज्ड है वो तो वही लग रहा है. अगर ये टीपीपीसी होता तो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों लिखता? वो तो पीएल में डेबिट होता है आईएफआरएस में. तो इसका मतलब पहले देखते ही सब में डाउट हो गया, देखते ही सब में डाउट हो गया. और एक डाउट हुआ, जोर का डाउट सब में, क्या रीमेजरमेंट्स कहां से आ गया? व्हाट वाज रीमेजरमेंट इन आईएफआरएस? एक्चुअली लॉस और गेन. बट एक्चुअली लॉस और गेन अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस डज नॉट कम इन पीएल अकाउंट. Actually loss or gain in IFRS comes in what? OCI. Now this goes to show that ये तो TPPC ही है. Are you understanding the problem? Huge problem in looking at the sum. Digest ही नहीं हो रहा है क्या ये? तो अब जो फीलिंग आ रहा है मेरे को क्या है ये सुन लेना. अपना बात हुआ कि सर सर्विस कॉस्ट आना चाहिए, TPPC में इंटरेस्ट कॉस्ट आना चाहिए. तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो आया भी है, बिकॉज 273 में इंटरेस्ट कॉस्ट है कि नहीं है? है ना? निकालो प्लीज कैलसी में. 5.48% ऑफ 28416. 5.48% ऑफ 28416. 1557 मैच भी हो रहा है. देखो इंटरेस्ट कॉस्ट 1557 सेकंड वाले में पीबीओ के अंदर 1557 के बगल में देखो 5.48% ऑफ 28416. 1557 के बगल में 5.48% ऑफ 28416. तो जो 273 था 273, वो 273 जो है उसको डैश दे के वहां लिखो इंटरेस्ट कॉस्ट 1557. इंटरेस्ट कॉस्ट 1557 लिखा. अब सुनना, इसका मतलब ये लोग 1557 में से इंटरेस्ट इनकम लेस किया तो 273 आया. पर ये लोग तो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते समय फंडेड स्टेटस पे निकालते हैं. इसका मतलब वो जो इंटरेस्ट इनकम ये लोग के अनुसार ये लोग ले लिया है वो है 5.48% ऑफ 23432. निकालो 5.48% ऑफ 23432. 1284. ठीक है 1284. 1557 में से 1284 लेस करो. 1557 में से 1284 लेस करो. कितना आया? 273. 273 वहीं से आया. 273. एक मिनट रुको. तो एक मिनट, ये क्या था अभी जो आया? 5.48% ऑफ 23432. 1284. अब नीचे देखो, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट 1302 है. एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट 1302 है. दिखा तुमको? तो 1302 1284 से कितना ज्यादा है? एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट तुमको दिख गया होगा 1302 है. 1302 1284 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है. 18 मैच हो गया. रीमेजरमेंट -18. ये हिसाब किताब हो रहा है. किया क्या है? नौटंकी समझे तो सही क्या किया है. तो ये क्या किया है सुनना. अपना फॉर्मूला है टीपीपीसी का सर्विस कॉस्ट प्लस बोलो इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस पास सर्विस कॉस्ट नहीं है, छोड़ना, प्लस एक्चुअरियल लॉस भी नहीं है बिकॉज वो 18 तो वहां से मैच हो गया है. नहीं एक्चुअरियल लॉस वैसे, माइनस एक्चुअल रिटर्न. वो जो एक्चुअल रिटर्न 1302 लेस करना चाहिए था, इसका हिसाब क्या होना चाहिए था बता रहा हूं अपने तरीके से. तुम लोग लेफ्ट पे लिखो. लेफ्ट में स्पेस है, लेफ्ट में एकदम लेफ्ट पे स्पेस है. उस पर कॉम्पोनेंट्स ऑफ पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट क्या होना चाहिए था मैं लिखा रहा हूं. लिखो सर्विस कॉस्ट 228. सर्विस कॉस्ट 228 एड इंटरेस्ट कॉस्ट 1557. इंटरेस्ट कॉस्ट 1557 लेस एक्चुअल रिटर्न 1302. लेस एक्चुअल रिटर्न 1302 क्या आया? 483. बदमाशी की है. वो जो लिख रखा है गलत तरीके से लिख रखा है. ठीक है, सर्विस कॉस्ट है प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट है और माइनस क्या है? एक्चुअल रिटर्न. तो क्या किया वो? नेट इंटरेस्ट कॉस्ट ले दिया, पर वहां पे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया एक तरह से. तो फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का रिकंसिलिएशन करके 18 माइनस किया है.
समझ रहे हो? तो लेफ्ट वाला पार्ट जो मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही आया इस तरह से है, ये लोग लिखे इस तरह से है. हाउ डिड वी अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, और इस पे देखते हैं इंफॉर्मेशन. टीपीबीसी पूरा क्लियर है. बेनिफिट ऑब्लिगेशन बिगिनिंग में इतना, सर्विस कॉस्ट इतना, इंटरेस्ट कॉस्ट इतना, बेनिफिट्स पेड इतना, एक्चुअल गेन और लॉस जीरो. देखो एक्चुअल गेन और लॉस जीरो हुआ इस बार. इसका मतलब वो पूरा का पूरा 18 जो -18 है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड व्हाट एक्सपेक्टेड रिटर्न. ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 5.48% IFRS वाला. पूरा का पूरा 18 रीमेजरमेंट वॉज बिकॉज ऑफ एक्चुअल वर्सेज एक्सपेक्टेड रिटर्न. इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द एक्चुअल गेन और लॉस, बिकॉज दैट इज वॉट जीरो. एक ध्यान नहीं जाए आदमी में तो एक गलती होने का स्कोप. आदमी -18 देख के क्या समझेगा? एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है या कम है? -18 को देख के फीलिंग आएगा एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है, जबकि एक्चुअल रिटर्न तो ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न तो 1302 है और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था? 1284. भाई याद है क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न था 5.48% ऑफ 23432, दैट वाज 1284, पर एक्चुअल रिटर्न 1302 है. फिर वो -18 क्यों है? वो जो टीपीपीसी है वो बेनिफिट है या कॉस्ट है? कॉस्ट है. तो कॉस्ट अगर है और अपना एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है, माने तुमने 1284 ले लिया रिटर्न, पर एक्चुअल रिटर्न 1284 से ज्यादा है, तो कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो लेस ही तो होगा कॉस्ट से. अरे कॉस्ट में से लेस हो रहे ना. कॉस्ट में 1284 का बेनिफिट माना हुआ है सर, 1302 का बेनिफिट होना चाहिए, तो 18 का बेनिफिट और लेना है. कैसे लें? कॉस्ट में माइनस करके ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज वो तो कॉस्ट है, वो जो 483 है. डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यू नीड टू स्पेंड टाइम ओवर हियर इन दिस सम, यू कांट रश. मैं जो बात कर रहा था कि लेवल 2 में व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू स्पेंड टाइम इनटू दिस. रुक के क्वेश्चन हो गया, हाँ हाँ याद है, वैसे नहीं कि आइटम सेट याद हो गया तुमको तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये. बहुत खतरनाक हो जाएगा वो कि आंसर याद हो गए. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं. कोई आइटम बचा नहीं, सब खोद दिए. क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाना चाहिए अपना. नंबर 1, एट द एंड ऑफ 2010 28879 मिलियन रिप्रेजेंट्स. मजाक कर रहे अपने से. 28879 क्या था? एंडिंग पीबीओ. क्या आंसर? बी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द ईयर 2010 the net interest expense of 273 represents the interest cost on 273 5.48% of what है? वो पूछ रहा है तुमसे. अरे यार नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलता है IFRS में? डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? फंडेड स्टेटस. डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड बाय फंडेड स्टेटस. तो 273 इज 5.48% ऑफ 4984. निकालो. 273 इज 5.48% ऑफ 4984. आया? आपको बगल में मार्क करना चाहिए. बिगिनिंग फंडेड, बिगिनिंग क्या था? बिगिनिंग नेट पेंशन ऑब्लिगेशन. ऑप्शन नंबर सी, बिगिनिंग नेट पेंशन ऑब्लिगेशन. 273 is 5.48% of 4984. 5.48% of 4984. Number 3, for the year 2010, remeasurement component at Kenningston's periodic pension cost represents. वो 18 क्या चीज का डिफरेंस है? एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न. कौन सा आंसर? एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट माइनस द अमाउंट ऑफ द रिटर्न ऑन प्लान एसेट इंक्लूडेड इन द नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस. समझ गया? लिख दो सी के बगल में 1302 वर्सेस 1284. सी के बगल में 1302 वर्सेस 1284. 1284 कहीं लिखा हुआ नहीं है. 1284 को सर्कल करके डैश. 1284 को सर्कल करके डैश. 5.48% ऑफ 23432. 5.48% of 23432. Number 4,
Which of the following is closest to the actual rate of return on beginning plan assets and the rate of return on beginning plan assets that is included in the interest income expense calculation? Which of the following is closest to the actual rate of return percentage on the beginning plan asset? निकाल ले 1302 divide by 23432 कैलसी 1302 divide by 23432 into 100 1302 divide by 23432 into 100 बोलिए 5.56%. Actual return was 5.56%. Option number A. And the rate included in the interest income was 5.48%. Number 5. Which component of Kensington's periodic pension cost would be shown in OCI rather than PL? Remeasurement. रीमेजरमेंट IFRS में कहां पे आता है? OCI. US गैप में भी OCI में आता है, पर वहां से एमोटाइज होता है. तो आंसर क्या है? रीमेजरमेंट. Number 6. The relationship between periodic pension cost and the plan's funded status is best described as. TPPC का फॉर्मूला पूछ रहे हैं. देखो मत, याद करो अपना. TPPC का फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट वाला. Contribution minus change in funded status. What is the formula for change in funded status? कोई भी चीज का चेंज क्या होता है? एंडिंग माइनस बिगिनिंग. तो टीपीपीसी शुड बी कंट्रीब्यूशन माइनस ब्रैकेट एंडिंग फंडेड स्टेटस माइनस बिगिनिंग फंडेड स्टेटस. विच ऑप्शन सैटिस्फाइज? ए. क्या बदमाशी की है? देखो क्या किया है, सुना. अपने बोल रहे हैं पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फंडेड स्टेटस. मेरा मन हम दोनों जगह साइन चेंज कर रहे हैं. तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? माइनस पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चेंज इन फंडेड स्टेटस माइनस कंट्रीब्यूशन. तो लेफ्ट साइड में क्या किया? माइनस 483 इज इक्वल टू एंडिंग फंडेड स्टेटस माइनस 4774 माइनस बिगिनिंग फंडेड स्टेटस माइनस 4984 और अलग से माइनस कंट्रीब्यूशन. समझा क्या किया है? खराब तरह से लिख दिया उसको. लेफ्ट साइड में ले लिया माइनस पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट. तो फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा फंडेड स्टेटस माइनस कंट्रीब्यूशन. और डेल्टा फंडेड स्टेटस क्या होगा? एंडिंग माइनस बिगिनिंग. और एंडिंग माइनस बिगिनिंग को साथ में नहीं लिखा, पहले एंडिंग लिखा, फिर कंट्रीब्यूशन बीच में लिखा, फिर बिगिनिंग बाद में लिखा. ठीक है. तो आदमी का माथा पूरा चढ़ जाए वैसे. 6. तो आई थिंक क्वाइट अ गुड सम द वे इट इज प्रेजेंटेड. इट गोज टू शो दैट अपने जैसे नोट्स बनाए हैं वैसे वैसे नहीं रहेगा, घुमा फिरा के दाया बाया तरीके से देगा. समझ गया? यू नीड टू रियली इन्वेस्ट टाइम इन दिस आइटम सेट ऑन योर ओन. वो ये ऐसे था, ये लोग फिर ऐसे दिखा के लिखा. ठीक है. What is the reason behind writing TPPC in this manner? I think the only reason is that if I am an accountant और मैं TPPC को इस तरह से दिखा रहा हूँ, तो I am trying to reconcile what is there in the PL account with TPPC in the denominator. So I am trying to say to the world that look, you can find PL account में service cost और net interest cost दिख रहा है. देखिए हम भी आपको वही दिखा रहे हैं, सर्विस कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट. पर नेट इंटरेस्ट कॉस्ट पे जो इंटरेस्ट इनकम वाला पार्ट है वो तो एक्चुअल आना चाहिए. वो जो डिफरेंस है -18 करके दिखा दिए. अदरवाइज सीधा सीधा करने में क्या प्रॉब्लम था? तो स्टाइल तो होता ही है सबका अलग अलग अकाउंट्स में. ठीक है. तो वो टीपीपीसी में क्या किया, जो पीएल में दिखाया गया उसी से वो एडजस्टमेंट करके टीपीपीसी निकाला और वो अपने को प्रेजेंट कर दिया. तो अपने कंफ्यूज हो गए. गॉट इट? ठीक है. तो वर्क हार्ड ऑन दिस आइटम सेट, रिवाइज द नोट्स मल्टीपल टाइम्स, डू द 4 एग्जाम्पल्स 1, 5, 6 and 7 दैट वी हैव डन. ठीक है. तो सो दैट ऑन दिस नेक्स्ट क्लास संडे we will go into all these questions. ना कितने questions है? 8 से 13, 14 से 19. माने question तो 33 तक है. So that's our target. ठीक है. If you feel that इतने सारे terminology में तुम confuse हो जाता है and you may feel otherwise, तो in that case you may do all the questions and come. So that तुम एक certain level तक सोचा और मैं फिर साथ में सोचा, तो in that case और openings कर दिया which you did not go into. ठीक है. यू मे डू ऑल द क्वेश्चंस एंड कम. इट विल बी हैवी, बट अभी तो लाइट चल रहा है ना, बिकॉज कौन सा बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया. समझ गए? ओके.